मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यक्तित्व के वर्गीकरण की। व्यक्तित्व का जो ये टॉपिक, ये खंड आप इस सेक्शन में पढ़ रहे हैं, इसमें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो दो टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें पहला है ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण, जिसको हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, और दूसरा पर्सनैलिटी को मेजर करने के, उसका मापन करने के, असेसमेंट करने के जो तरीके हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक्स आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं या बनते हैं परीक्षा में, वो इसी टॉपिक से बनते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं व्यक्तित्व का वर्गीकरण। बहरहाल इससे पहले हम व्यक्तित्व के वर्गीकरण को समझें। व्यक्तित्व के वर्गीकरण को लेकर आपको एक भारतीय दृष्टिकोण पहले जान लेना चाहिए, क्योंकि वहां से प्रश्न आने की संभावना बनती है। तो व्यक्तित्व के वर्गीकरण में जो भारतीय दृष्टिकोण है, उसमें प्रसिद्ध आयुर्वेदिक आचार्य महर्षि चरक ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है चरक संहिता। महर्षि चरक, जिन्हें सर्जरी का पितामह कहा जाता है, शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है, और किस आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया है? उन्होंने 3 ह्यूमरल तत्वों के आधार पर वर्गीकरण किया है। तत्व, फ्लूइड, जिसके आधार पर हिपोक्रेट्स ने भी वर्गीकरण किया है, उसी के आधार पर इन्होंने भी वर्गीकरण किया है। और वो जो उनके वर्गीकरण में 3 शब्दावलियां इस्तेमाल होती है, वो है, साथियों आप सभी उनसे परिचित हैं, वात, पित्त, कफ। इसकी बात महर्षि चरक करते हैं। भारतीय वर्गीकरण में एक और शब्दावली आती है जिसमें हम त्रिगुण के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। भारतीय दर्शन में त्रिगुण के आधार पर वर्गीकरण बड़ा प्रचलित है, और उसमें जो नाम आते हैं, ये सब पहले हमें जान लेने चाहिए क्योंकि इनसे ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में और बाकी स्टैंडर्ड बुक्स में बहुत क्लियरली इसको मेंशन किया जाता है। सबसे पहले आता है सात्विक। सात्विक वो लोग हैं जिनके अंदर सत्व गुण की प्रधानता होती है। तो ये एक चीज याद रखिएगा, सत्व गुण की प्रधानता। और ऐसे लोगों में जो गुण मिलते हैं वो गुण होते हैं अनुशासन, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठा, विलग्नता आदि। दूसरा जो वर्गीकरण, भारतीय वर्गीकरण में दूसरा जो एक प्रकार मिलता है, सात्विक के बाद आता है राजसिक। हम कई बार कहते हैं ना, सात्विक भोजन करना चाहिए, राजसिक प्रवृत्ति के लोग, तामसिक प्रवृत्ति के लोग। तो ये राजसिक वो होते हैं जिनमें रजस गुण जो हैं उसकी प्रधानता होती है, और इसके कारण ऐसे लोग भौतिकतावादी मानसिकता के होंगे, इंद्रिय तुष्टि के लिए ये कार्य करेंगे, असूया या दूसरों के प्रति ईर्ष्या के भाव इनमें होते हैं। तो यहां पर जो 3-4 शब्द हमें राजसिक के लिए जानने हैं वो है गुण की प्रधानता, ठीक है, भौतिकवादी मानसिकता
इंद्रिय तुष्टि, दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव। तीसरा जो इसके अंदर वर्गीकरण मिलता है वो है तामसिक। तामसिक वो लोग जिनमें तम गुण की प्रधानता देखने को मिलती है, रजगुण, तम गुण और सत्व गुण। ठीक है, तामसिक कौन होंगे? जिनके अंदर आप क्रोध, घमंड, आलस्य, अनिद्रा जैसे गुण देखने को मिलते हैं। अब भारतीय विशेषज्ञों ने कहा कि हर व्यक्ति में सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जिसकी प्रधानता होगी, जो गुण ज्यादा होगा, वही उस व्यक्ति के व्यवहार में अधिकांशतः परिलक्षित होगा। जिसकी प्रधानता होगी वो ज्यादा होगा। तो ये त्रिगुण के आधार पर हमने वर्गीकरण देखा और भारतीय दृष्टिकोण से हमने चरक संहिता का वर्गीकरण देखा। अब आइए बात करते हैं व्यक्तित्व के वर्गीकरण की उस दृष्टिकोण से जिस दृष्टिकोण से परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो इस दृष्टिकोण से दो प्रकार से व्यक्तित्व को बांटा जा सकता है। पहला है निश्चित वर्ग समूह, जिसको हम प्रारूप उपागम कहते हैं, और दूसरा है गुणों के आधार पर, जिसे हम विशेषक उपागम कहते हैं। एक तीसरा अंतःक्रियात्मक उपागम भी है, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने दो बातें कही है, तो वो बातें भी हम यहां पर साथ में ले लेंगे। ठीक है, बहरहाल अभी हाल हम इन दोनों उपागमों को समझते हैं। पहले निश्चित वर्ग समूह, जिसे प्रकारात्मक वर्गीकरण भी कहते हैं। पहली बात तो ये नाम आपको याद रहेगा, प्रकारात्मक वर्गीकरण। पहला नाम प्रकारात्मक वर्गीकरण को ही कहते हैं प्रारूप उपागम, और प्रारूप उपागम को ही अंग्रेजी में कहते हैं क्या? टाइप अप्रोच। ठीक है, प्रकारात्मक वर्गीकरण, प्रारूप उपागम, टाइप अप्रोच। गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण होगा, इसके लिए एक शब्द होता है शील गुण के आधार पर वर्गीकरण। शील गुण के आधार पर वर्गीकरण, और शील गुण के आधार पर होने वाले इस वर्गीकरण को कहा जाता है विशेषक उपागम। शील गुण के आधार पर होने वाला यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? विशेषक उपागम। इसको कहा जाता है अंग्रेजी में ट्रेट अप्रोच। आपसे मेरी गुजारिश है कि इंग्लिश के नाम साथ में याद रखिएगा। ठीक है, टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच। अब ये टाइप अप्रोच क्या है, ट्रेट अप्रोच क्या है, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टाइप अप्रोच क्या होती है। तो टाइप अप्रोच या प्रकारात्मक वर्गीकरण या प्रारूप उपागम क्या करता है? किसी भी व्यक्ति को क्लासिफाई करता है, उसको वर्गीकृत करता है व्यक्तित्व की कुछ निश्चित विशेषताओं के आधार पर। माने मेरे व्यक्तित्व की एक निश्चित विशेषता उन्होंने देख ली, तो उसके आधार पर पूरे व्यक्तित्व का वर्गीकरण कर दिया। किसी और व्यक्ति की कोई निश्चित विशेषता देख ली, तो उसके आधार पर उसका वर्गीकरण कर दिया। तो टाइप का मतलब कि ये किस टाइप का है, आप समझ रहे हो? टाइप का मतलब कि कोई व्यक्ति किस टाइप का है, एक आध निश्चित विशेषता के आधार पर आपने वर्गीकरण कर दिया। जैसे अब कोई व्यक्ति अगर मोटा है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रारूप उपागम में हम उपागम देखेंगे वो फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर ही देखेंगे। अब कोई व्यक्ति अगर मोटा है, तो मोटे व्यक्ति की जितनी भी विशेषताएं हैं उसके आधार पर यह तय कर दिया कि अगर कोई मोटा है तो उसमें भी ये सारी विशेषता मौजूद रहेगी। कोई व्यक्ति मान लो पतला है, तो पतले व्यक्ति के अंदर कोई विशेषता उन्होंने तय कर ली कि पतले लोग तो ऐसे होते हैं, ये उनके अंदर खूबियां होती है, ये खामियां होती हैं, तो सभी पतले लोगों को अब इसी टाइप का उन्होंने बता दिया।
तो प्रारूप उपागम के अंतर्गत या फिर आपका जो टाइप अप्रोच है वो यही बात कहता है। आइए अब इसको हम डिटेल में लिख लेते हैं कि प्रारूप उपागम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। आइए, यह उपागम व्यक्ति के प्रेक्षित व्यवहार, यानी व्यक्ति का वो व्यवहार जो दिखाई दे रहा है, उसका प्रेक्षित व्यवहार का परीक्षण कर व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। ये पॉइंट क्लियर? प्रत्येक, ये सारी चीजें आपको नोट्स में लिखी हुई मिलेंगी। प्रत्येक व्यवहार परक स्वरूप किसी निश्चित प्रकार की ओर इंगित करता है। तो यहां पर क्या कहा इन्होंने, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि हर व्यक्ति का जो प्रेक्षित व्यवहार है आपको उसे देखना है, उसके आधार पर जो चीजें आपको नजर आ रही हैं और उन्हीं के आधार पर आपको उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करना है या व्यक्तित्व को समझना है। प्रत्येक व्यवहार परक स्वरूप किसी न किसी निश्चित प्रकार को बता देगा कि भाई कोई व्यक्ति मोटा है, कोई व्यक्ति पतला है, कोई व्यक्ति गुस्सैल है, कोई व्यक्ति शर्मीला है, कोई व्यक्ति मिलनसार है, कोई व्यक्ति खुश मिजाज है, और उसी के आधार पर आप उसके वर्गीकरण को डिफाइन कर देंगे, परिभाषित कर देंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यह तरीका सही है? क्या सभी लोगों को एक जैसा गुस्सा आता है? आप कहेंगे साहब ऐसा कैसे हो सकता है, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, कोई बहुत बड़ी बात होने पर भी गुस्सा नहीं करता, कोई व्यक्ति छोटी छोटी बात पर तुनक जाता है। तो ऐसे में फिर दूसरी अप्रोच आती है जिसको ट्रेट अप्रोच कहते हैं, जिसको विशेषक उपागम कहते हैं। तो दूसरी जो विधि आती है उसको हम कहते हैं क्या? ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच यानी कि विशेषक उपागम। और यह विशेषक उपागम क्या कहता है? यह विशिष्ट मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल डालेगा। एनसीईआरटी कहती है कि यह विशिष्ट मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल देता है, जिसके आधार पर व्यक्ति संगत व स्थिर रूप में भिन्न होते हैं। यह कहता है कि हर व्यक्ति में कुछ निश्चित गुण हैं, हर व्यक्ति में कुछ निश्चित गुण हैं जो समाहित हैं, और वो सब गुण एक साथ समग्र रूप से, संगठित रूप से, संगत रूप से व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करते हैं, निर्धारित करते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर गुस्सा है तो हो सकता है वो कम गुस्सैल हो, किसी व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आता हो, कोई व्यक्ति कम शर्मीला हो, कोई व्यक्ति ज्यादा शर्मीला हो, कोई व्यक्ति कम सामाजिक हो, कोई व्यक्ति ज्यादा सामाजिक हो, कोई व्यक्ति अंतर्मुखी हो, बहिर्मुखी हो, तो उसमें भी कम और ज्यादा हो सकता है। तभी तो हम हैंस आइजेंक को लेकर आते हैं। अंतर्मुखी बहिर्मुखी इन्होंने तो क्लियर कर दिया था टाइप वालों ने। ये अभी जो मैं बात बोल रहा हूं, जो नए विद्यार्थी है कंफ्यूज नहीं होना, हम आगे अभी अगली ही कुछ मिनट बाद इसी चीज को समझेंगे। तो ट्रेट अप्रोच क्या कहती है
कि किसी व्यक्ति में कोई अगर एक गुण है तो हो सकता है उसकी मात्रा कम या ज्यादा हो, और उसके मात्रा का कम होना ज्यादा होना यह उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करे, ना कि सिर्फ उस गुण का हो जाना। मैंने जो गुस्से वाली बात बताई कि कोई व्यक्ति ज्यादा गुस्सा हो सकता है, कम गुस्सा हो सकता है, और इसी के आधार पर, इन्हीं कुछ ट्रेट्स के आधार पर, इन्हीं कुछ शील गुणों के आधार पर, इन्हीं कुछ विशेषकों के आधार पर हम विशेषक उपागम को पढ़ते हैं, हम विशेषक उपागम को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये दोनों चीजें क्लियर हुई। टाइप अप्रोच मैं एक बार पुनः दोहरा दूं, वो अप्रोच जो सिर्फ एक विशिष्ट टाइप के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कर दे। ट्रेट कहता है कि नहीं, बहुत सारे गुण होंगे, कोई कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है, और उसके उन बहुत सारे गुणों के आधार पर संगत रूप से, समग्र रूप से, संगठित रूप से किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है, निर्धारण किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है। तो यह टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच अपने अपने हिसाब से कुछ वर्गीकरण देती है। टाइप अप्रोच के अंतर कुछ मनोवैज्ञानिक आते हैं, ट्रेट के अंतर्गत कुछ आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी एक और वर्गीकरण बता देती है, वो है अंतःक्रियात्मक उपागम। अंतः क्रियात्मक उपागम। यह अंतः क्रियात्मक उपागम कहता है कि जो स्थिति परक विशेषताएं होती हैं, किसी पर्टिकुलर वस्तु स्थिति में आदमी कैसे रिएक्ट करेगा, यह आपके व्यक्तित्व के निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब किसी परिस्थिति में व्यक्ति किस प्रकार से बिहेव करता है या किस प्रकार का व्यवहार करता है, यह उसके आंतरिक गुणों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि जिस स्थिति में वो यह व्यवहार कर रहा है, उस स्थिति में कोई बाहरी खतरा या पुरस्कार मौजूद है। अगर खतरा है तो व्यक्ति उस हिसाब से व्यवहार करेगा, और पुरस्कार है तो व्यक्ति उस हिसाब से व्यवहार करेगा। तो आइए इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण दो एक पॉइंट है, उनको जान लेते हैं। लोग स्वतंत्र या आश्रित व्यवहार करेंगे। लोग स्वतंत्र व्यवहार करते हैं या आश्रित व्यवहार करते हैं, यह आंतरिक गुणों पर निर्भर नहीं करता, वरन यानी अपितु या बल्कि उस स्थिति से संबंधित बाह्य पुरस्कार या खतरे पर निर्भर करता है। उस स्थिति से संबंधित जो बाहरी पुरस्कार हैं, जो खतरे हैं, उन पर निर्भर करता है। जैसे कोई व्यक्ति पूजा घर में है, अब पूजा घर में वो किस प्रकार का आचरण करेगा, ये उसके आंतरिक गुण पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन जिस जगह वो जा रहा है, पूजा घर में है, तो सभी वहां पर नमस्कार करेंगे, चाहे वो कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो। कोई व्यक्ति न्यायालय में जा रहा है तो वहां पर आप समझ सकते हो कि वहां की मनोस्थिति कैसी होगी। तो बाह्य परिस्थिति, जिस परिस्थिति में वो एक्ट कर रहा है, उस परिस्थिति में क्या पुरस्कार है, क्या खतरा है, क्या दंड है, इस पर निर्भर करता है व्यक्तित्व का बिहेवियर। लेकिन हम अगर हमारी परीक्षा के पिछले प्रश्न पत्रों की बात करें, एनसीईआरटी की बात करता भले ही है, लेकिन ज्यादातर प्रश्न, या यूं कहूं कि 99% प्रश्न अगर बनते हैं, 100% ही कहना गलत नहीं होगा, तो वो सिर्फ प्रारूप उपागम और विशेषक उपागम से बनते हैं। और प्रारूप और विशेषक में आपको सबसे पहले तो जानना है कि कौन से तो वर्गीकरण प्रारूप के अंतर्गत आते हैं, कौन से विशेषक के अंतर्गत आते हैं, और दूसरे नंबर पर आपको जानना है कि प्रारूप के अंतर्गत आने वाले विशेषकों से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण बात है या नहीं, या किसी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक का उससे नाम जुड़ा हुआ है या नहीं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं प्रारूप उपागम के अंतर्गत पहला वर्गीकरण, और पहला वर्गीकरण दिया है हिप्पोक्रेटस ने। यूनानी डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट,
और ईसा से भी करीब 400 वर्ष पहले 400 बीसी में इन्होंने अपना यह वर्गीकरण दिया था। क्या था इनका वर्गीकरण? ये वर्गीकरण जैसा कि हमने चरक संहिता में देखा था तो द्रव्यों के ऊपर आधारित है। पहला पॉइंट, ये सबसे प्राचीन वर्गीकरण है। इसको कई बार कई पुस्तकों में प्रथम वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम प्रारूप वर्गीकरण। और किसके आधार पर इन्होंने दिया है? यह है फ्लूइड, ह्यूमर, द्रव्य के आधार पर। आपने अगर एक फिल्म देखी हो 3 इडियट्स, उसमें एक दृश्य आता है। आपके घर में अगर कोई डॉक्टर हैं तो आप उनसे भी पूछिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, उसमें एक दृश्य होता है। आमिर खान करीना कपूर से कहते हैं कि चलो मेरे दोस्त के पिताजी बीमार हैं। वो कहती है कि नहीं, मुझे तो शॉपिंग करनी है। तो आमिर खान उसे कहते हैं कि तुम डॉक्टर लोग जब इस प्रोफेशन में आते हो तो तुम्हें एक शपथ दिलाई जाती है, भूल गई वो शपथ जिसमें तुमने कहा था कि तुम अपने पेशे से ऊपर कभी किसी चीज को नहीं रखोगी, किसी व्यक्ति की जान तुम्हारी जिंदगी या तुम्हारे काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो करीना कपूर कहती हैं हाँ हाँ, ऐसी हमने एक शपथ ली थी। कहदन का अभिप्राय यह है कि कोई भी डॉक्टर होता है, जब वो मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट बनता है तो उससे पहले उसे एक शपथ लेनी पड़ती है कि मेरा काम जो है वो दुनिया की सेवा है, मानवता की सेवा है, मेरे अपने जिंदगी से महत्वपूर्ण मेरे मरीजों की जिंदगी है। ये शपथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर डॉक्टर को लेनी होती है। और ये शपथ जिस व्यक्ति ने लिखी थी वो हिपोक्रेटस ही है। इसका हमारे इस परीक्षा के इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए। हिपोक्रेटस की जो शपथ है, आपके परिवार में कोई डॉक्टर हैं तो उनसे जरूर पूछिएगा। अब आइए हिपोक्रेटस के वर्गीकरण को जानते हैं। तो हिपोक्रेटस ने 4 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के। कितने? 4। पहला है कॉलेरिक, दूसरा मेलेंकोलिक, तीसरा सैंग्युआइन और चौथा है फ्लैगमेटिक या फ्लैगमेटिक। आपको ये अंग्रेजी ही नाम याद रखने चाहिए, मेरी आपसे व्यक्तिगत गुजारिश यही है। कॉलेरिक, मेलेंकोलिक, सैंग्युआइन और फ्लैगमेटिक। आपको इस वक्त इस चित्र में कुछ रंग भी दिख रहे होंगे, तो ये उस फ्लूइड के रंग के आधार पर ही उन्होंने वर्गीकृत किए थे। कॉलेरिक के आधार पर उन्होंने कहा कि कॉलेरिक पर्सनैलिटी जो होगी ये वो होंगी जिनमें पीले पित्त की प्रधानता है। मेलेंकोलिक वो होंगे जिनमें काले पित्त की प्रधानता है। सैंग्युआइन वो होंगे जिनमें रक्त की प्रधानता है। और फ्लैगमेटिक वो होंगे जिनमें कफ की प्रधानता है। अब इन चारों के आधार पर उन्होंने 2 शब्द बताए। एक तो संवेगात्मक स्थिति, संवेगात्मक स्थिति, और दूसरी बताई शारीरिक स्थिति। हिपोक्रेट्स कहते हैं कि संवेगात्मक और शारीरिक, ये जो दोनों स्थितियां हैं व्यक्ति की, ये इन्हीं द्रव्यों के द्वारा या इन्हीं फ्लूइड्स के द्वारा नियंत्रित होती है और उसके आधार पर किसी के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो आइए इन चारों प्रकार के वर्गीकरण की विशेषताओं को समझते हैं, खासतौर पर उनकी संवेगात्मक और शारीरिक स्थिति के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉलेरिक की। कॉलेरिक यानी कि पीला पित्त, आप ये चीज याद रखिएगा। कॉलेरिक यानी कि पीला पित्त। यहां पर मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि कई बार कुछ विद्यार्थी ये बात कहते हैं कि सर कॉलेरिक तो ये होता है, ये चीज ये होती है। तो आपने जहां से भी पढ़ रखा है, ये जो डेटा है ये स्पेसिफिक ऑथेंटिक डेटा मैं आपको बता रहा हूं, तो आप इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। और कहीं अगर आपने कोई चीज गलत फैक्चुअली पढ़ रखी हो तो उसको भी आप अपने नोट्स में दुरुस्त कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कॉलेरिक की। कॉलेरिक यानी कि पीला पित्त। अब मैंने बात करी थी संवेगात्मक और शारीरिक 2 चीजों की, मैं इन्हें याद भी करवा दूंगा आपको इसी वीडियो के जरिए, आप बस साथ में रहिए। कॉलेरिक यानी कि पीला पित्त। अब एक चीज आप याद रखिएगा कि कॉलेरिक जो लोग होते हैं
वो शारीरिक रूप से शक्तिशाली होंगे, शारीरिक शक्तिशाली लेकिन संवेगात्मक रूप से कमजोर, संवेगात्मक रूप से कमजोर। पहला पॉइंट आपको याद रहेगा। शारीरिक रूप से शक्तिशाली, संवेगात्मक रूप से कमजोर। ये जो लोग होंगे ये चिड़चिड़े और बेचैन स्वभाव के होते हैं, याद रहेगा ये। चिड़चिड़े व बेचैन स्वभाव के। इनका स्वभाव चिड़चिड़ा बेचैन होगा। तो शारीरिक रूप से शक्तिशाली, संवेगात्मक रूप से कमजोर, चिड़चिड़े और बेचैन स्वभाव के होंगे। इनके लिए अक्सर हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में एक शब्द इस्तेमाल होता है और वो शब्द है साथियों कोपशील। कोपशील एक शब्द है, क्योंकि जो संवेगात्मक रूप से कमजोर होगा जाहिर सी बात है वो चिड़चिड़ा होगा। क्लियर है। शारीरिक रूप से शक्तिशाली है तो इसीलिए गुस्सा करेगा, तो उसे पता है अपन गुस्सा करेंगे तो सामने वाले को दो झापड़ भी मार के आ सकते हैं, लड़के भी आ सकते हैं। तो ये आपको कोलेरिक मेरे ख्याल से याद रहेगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए फिर आता है फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक के लिए आप एक बात याद रखिएगा, कफ की प्रधानता इन लोगों में होगी। इससे पहले वर्गीकरण में भी हमने देखा था फ्लैग्मेटिक यानी कफ, कॉलेरिक यानी कि पीला पित्त। मैं इसके बाद सीधा यहां इसलिए आ रहा हूं क्योंकि जो शारीरिक और संवेगात्मक स्थिति है इसको ठीक आप उलट देंगे तो आपको कॉलेरिक लोग मिल जाएंगे। कैसे, क्या है इनकी विशेषता? कॉलेरिक क्या था? शारीरिक रूप से शक्तिशाली, संवेगात्मक रूप से कमजोर। फ्लैग्मेटिक क्या होंगे? संवेगात्मक रूप से स्थिर, शारीरिक रूप से अस्थिर या शारीरिक रूप से कमजोर। तो संवेगात्मक रूप से स्थिर, शारीरिक रूप से क्या होंगे? कमजोर। ये नोट्स में आपको बहुत डिटेल में चीजें लिखी हुई मिलेंगी, आप सिर्फ इसे याद कीजिए इस वीडियो में। साथ में नोट्स बनाने की जहमत मत उठाइए। आपकी एप्लीकेशन के अंदर हर एक चीज स्पेसिफिकली हाथ से हमारे सभी शिक्षक अपने मार्गदर्शन में तैयार करवा रहे हैं, तो आप वहां से देख लीजिएगा। संवेगात्मक रूप से स्थिर, शारीरिक रूप से कमजोर, ऐसे लोगों को अगर हम वर्गीकृत करते हैं जब फ्लैग्मेटिक लोगों को, तो ये सुस्त होंगे, शांत होंगे, निष्क्रिय होंगे, आनंद युक्त होंगे। ये इनकी कुछ बातें हैं। अब इनको लेकर हिंदी की पाठ्य पुस्तकें एक नाम इस्तेमाल करती हैं अक्सर, और ये नाम है विरक्त। विरक्त इसलिए कि ये संवेगात्मक रूप से सशक्त है, स्थिर है और यहां से कमजोर है। तो यहां पर आपको यह बात पता चल गई। पीला पित्त कॉलेरिक शारीरिक रूप से शक्तिशाली, संवेगात्मक रूप से कमजोर। फ्लैग्मेटिक संवेगात्मक रूप से शक्तिशाली, शारीरिक रूप से कमजोर। सुस्त, शांत, निष्क्रिय, आनंद युक्त और विरक्त। फिर आते हैं सांग्वाइन पर। सांग्वाइन के अंदर इसको रक्त की प्रधानता कहा जाता है। तो ऐसे जो लोग होंगे इन्हें आप, इनके लिए सबसे पहले तो जो पित्त इनमें ज्यादा होता है उसको रक्त कहेंगे, रक्त की प्रधानता होती है। नंबर एक, पहला पॉइंट यहां पर जो हमें क्लियर हो जाता है कि ये लोग शारीरिक और संवेगात्मक दोनों रूप से स्थिर होंगे। तो शारीरिक व संवेगात्मक स्थिरता, शारीरिक व संवेगात्मक स्थिरता। ऐसे लोग संतुलित होंगे,
प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये फिजिकली भी फिट है, इमोशनली भी फिट है। ठीक है, संतुलित, प्रसन्न। खुशमिजाज। हिंदी की पुस्तकें इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल करती है और वो शब्द है आशावादी। ये याद रखिएगा, इन्हें आशावादी भी कहा जाता है। तो यहां पर लोग शारीरिक, संवेगात्मक दोनों रूप से स्थिर हैं। चौथा जो वर्गीकरण आता है मेलैंकोलिक का, काला पित्त, जिसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, काला पित्त। तो ये लोग कैसे होंगे? ये लोग शारीरिक और संवेगात्मक दोनों रूप से अस्थिर होते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं शारीरिक व संवेगात्मक अस्थिरता। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है? उदास, निराशावादी, शक्तिहीन, मंद। क्योंकि ना तो फिजिकली कंफर्टेबल है, ना इमोशनली कंफर्टेबल है, और ऐसे लोगों के लिए एक टर्म हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में इस्तेमाल होता है और वो होता है विवादी। विवादी शब्द इनके लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखिएगा। व्यक्तित्व के निर्धारण में जो हिपोक्रेट्स का वर्गीकरण है वो हमने अभी देखा। इसके बाद आइए बढ़ते हैं दूसरा प्रकारात्मक। देखिए यहां पर हेडिंग आपको सब जगह लिखी हुई मिल रही है, यह प्रकारात्मक वर्गीकरण है। दूसरा प्रकारात्मक वर्गीकरण जो आता है वो आता है शेल्डन साहब का। शेल्डन साहब ने 1940 में एक शब्द दिया था और उसी शब्द के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। उस दौरान उनकी एक पुस्तक आई थी जिस पुस्तक का नाम था एटलस ऑफ अ मैन। आप अक्सर एटलस का इस्तेमाल करते हैं ज्योग्राफी में कुछ पढ़ने के लिए कि भाई कहां पर कौन सा द्वीप है, कहां पर कौन सा महाद्वीप है, कहां कौन सा महासागर है। तो एक मनुष्य को या उसकी ज्योग्राफी को समझने के लिए, यानी उसके शरीर के ढांचे को समझने के लिए उन्होंने यह टैक्सोनॉमी इजाद करी अपनी किताब में एटलस ऑफ अ मैन में, और उस टैक्सोनॉमी का नाम है सोमैटोटाइप। आपने ये तो कई बार पढ़ा होगा कि इसे सोमैटोटाइप सिद्धांत कहते हैं। पर इसे सोमैटोटाइप सिद्धांत कहते क्यों हैं? वो इसलिए कि मनुष्य के शरीर के ढांचे को किस प्रकार से उसके व्यक्तित्व के साथ समग्र रूप से समझा जाए, उसके लिए जो शब्दावली शेल्डन भाई साहब ने दी, विलियम शेल्डन साहब ने दी थी, उसका नाम है सोमैटोटाइप। अब शेल्डन साहब 3 प्रकार के वर्गीकरण की बात करते हैं या 3 प्रकार के व्यक्तित्व की बात करते हैं व्यक्ति के शरीर के ढांचे के हिसाब से। इस वक्त आप स्क्रीन पर वो तस्वीर देख रहे होंगे जहां पर 3 प्रकार के लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक मोटा व्यक्ति होगा, एक पतला दुबला सा होगा, और एक थोड़ा सा हट्टा कट्टा नौजवान, एकदम जैसे कोई हमारे सेना के कोई जवान हो या फिर कोई एक खिलाड़ी हो। तो इन्हीं तीनों के आधार पर, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। अब आइए तस्वीर को रवाना करते हैं और इसके ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंडोमॉर्फिक की। हिंदी में भी अगर आप इन्हें याद करें तो आपको एंडोमॉर्फिक ही याद करना है। अब एंडोमॉर्फिक कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो मोटे होते हैं, गोलू मोलू टाइप के जो लोग होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है गोलाकृतिक।
गोल मटोल लोग होते हैं, हमें भी मजा आता है, कोई हमारा गोलू मोलू सा दोस्त होता है, उसके गालों को इस तरह से अपन हिलाते हैं, करते हैं ना। तो ऐसे लोग कौन से होते हैं? मोटे लोग होते हैं, मोटे लोग। अब इनके मोटापे के आधार पर इनके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं शेल्डन साहब ने बताई हैं वो कैसी होगी कि ऐसे लोग मिलनसार होते हैं, सामाजिक होते हैं, मृदुल होते हैं और खुश मिजाज होते हैं। तो यह चीज याद रहेगी आपको। एंडोमॉर्फिक, गोलाकृतिक, मिलनसार, सामाजिक, मृदुल, ये इनकी विशेषताएं हैं। दूसरा वर्गीकरण या दूसरा प्रकार जब शेल्डन साहब बताते हैं तो शेल्डन साहब दूसरा प्रकार इसमें बताते हैं एक्टोमॉर्फिक का। एक्टोमॉर्फिक अभी अभी आपने देखा पतले लोग होंगे, ठीक है। तो एक्टोमॉर्फिक कौन होंगे? एक्टोमॉर्फिक वो होंगे जो बहुत पतले दुबले, हाइट काफी ज्यादा, पतले दुबले, शरीर में ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं मांस जो है वो नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हम जब हिंदी में ट्रांसलेशन करा हम लोगों ने, जब इनके इस सिद्धांत को समझने के लिए, तो एक शब्द दिया लंबाकृतिक। ठीक है, पतले, लंबे, सुकुमार। ऐसे लोगों के बारे में शेल्डन साहब कहते हैं कि ये कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुशाग्र बुद्धि। और ऐसे लोग अक्सर ऐसा भी देखने में आता है कि अंतर्मुखी होते हैं, यानी अपने भावनाओं को, अपने बातों को, अपने जज्बातों को, अपनी फीलिंग्स को सामाजिक रूप से साझा नहीं कर पाते, किसी से शेयर नहीं कर पाते, जो मन में है उसे मन में ही रखते हैं। तो कुशाग्र बुद्धि और अंतर्मुखी किस्म के जो ये व्यक्ति होंगे, इनको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? इनको हम रखेंगे एक्टोमॉर्फिक के अंतर्गत। ठीक है, तो कौन से हो गए? एंडोमॉर्फिक हो गए, एक्टोमॉर्फिक हो गए, एक गोलाकृतिक हैं, एक लंबाकृतिक हैं। तीसरे जो फोटो आपने अभी देखी थी जिसमें तीसरे हट्टे कट्टे जो खिलाड़ी या देश के नौजवान जैसे लग रहे थे, इनको कहते हैं मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक हिंदी में नाम आया इनके लिए आयताकृतिक। तो ऐसे लोग क्या होंगे? उत्साही होंगे, काफी ज्यादा जोश से भरे हुए होंगे, है ना, रोमांचक गतिविधियों को, कार्यों को करने में बहुत इंटरेस्ट दिखाते होंगे। तो यहां पर एक और शब्द आता है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, कौन सा? मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक, ठीक है। मीजोमॉर्फिक हिंदी में इनके लिए जो नाम इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? आयताकृतिक। आयताकृतिक कौन? वो जो एक गठीले बदन वाले हैं, सुडौल शरीर वाले हैं। तो ये बात याद रहेगी, गठीला बदन, सुडौल शरीर, ठीक है। मजबूत पेशीय समूह। ऐसे लोग साहसी प्रवृत्ति के होंगे, साहसी और ऊर्जा से परिपूर्ण। तो ये आप याद रखिएगा, शेल्डन का वर्गीकरण, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। तीनों नाम किस तरह के शरीर के आधार पर रखे गए हैं ये याद रखना है,
और साथ में याद रखना है एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक टाइप के जो लोग होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब शारीरिक वर्गीकरण के आधार पर ही एक और मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी वर्गीकरण किया। उनका नाम होता है साथियों क्रैशमर। अक्सर ऐसा भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार एक्टोमॉर्फिक कौन होंगे। अक्सर यह पूछ लिया जाता है कि क्रैशमर के वर्गीकरण के अनुसार कोई व्यक्ति कैसा होगा। अक्सर ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कोई व्यक्ति शेल्डन के अनुसार अगर एक्टोमॉर्फिक है तो क्रैशमर के अनुसार कैसा होगा। तो आइए अब हम क्रैशमर को जानने की कोशिश करते हैं, क्रैशमर के वर्गीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। शेल्डन भाई साहब ने 3 बातें करी थी, ये बातें करते हैं 4। सेम चीज है, कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ नाम अलग अलग हमें पढ़ने हैं। तो क्रैशमर के जो 4 नाम हैं वो कौन कौन से होंगे देखिए। पहला है पिकनिक टाइप। कौन सा? पिकनिक टाइप। तो सबसे पहले बात करते हैं पिकनिक टाइप की। इसके अंतर्गत वो लोग शामिल हैं जो शेल्डन के अंदर एंडोमॉर्फिक थे, यानी कि मोटे। तो यहां पर क्या होगा? छोटा कद, मोटा शरीर, मिलनसार, सामाजिक, खान पान के शौकीन, ऐसे लोग होंगे। खाने के शौकीन, मोटे लोगों के लिए अपन कहते ना, रे मोटे कितना खाएगा, तो ये लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं। और जो खाने के शौकीन होंगे वो किसी से भी दोस्ती कर लेंगे, खाने पीने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के स्वभाव के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से एक शब्द इस्तेमाल होता है और वो शब्द होता है साइक्लॉइड। कौन सा शब्द? साइक्लॉइड। तो यहां पर एक शब्द याद रखिएगा कि CYCLOID, साइक्लॉइड स्वभाव के लोग होते हैं। क्लियर रहेगा ये आपको? इनका स्वभाव कैसा है? साइक्लॉइड स्वभाव। और ऐसे लोगों में डिप्रेशन की संभावना रहती है, यानी कि ऐसे लोग डिप्रेस हो सकते हैं। क्या लिखेंगे इसके लिए? उत्साह विषाद, मैनिएक डिप्रेशन। ठीक है, उत्साह विषाद की संभावना। तो ये 2 टर्म आपको याद रहेगी। अब पिकनिक टाइप या पाइकनिक टाइप, जो भी अपन इसके लिए इस्तेमाल करें शब्द। छोटा कद, मोटा शरीर, शेल्डन वाला एंडोमॉर्फिक व्यक्ति ही है, ये कुछ अंतर नहीं है इसमें। पिकनिक के बाद दूसरा जो शब्द आता है यहां पे, वो आता है एस्थेनिक लोगों का। ASTHENIC टाइप। एस्थेनिक लोग, यानी कि शेल्डन के आधार पर कौन से हो गए? ये एक्टोमॉर्फिक हो गए। एक्टोमॉर्फिक कौन से होंगे, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पतला शरीर, पहली बात तो सामान्य से कम वजन, ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ा होता है। चिड़चिड़ा स्वभाव। तो वहां पर ये शेल्डन के आधार पर कौन से हो गए? ये हो गए एक्टोमॉर्फिक। अब ऐसे लोगों के लिए भी जो इनका व्यक्तित्व होता है उसके लिए 2 शब्द इस्तेमाल हुए हैं। पहला, सीजॉइड किस्म की इनकी प्रकृति होती है। सीजॉइड प्रकार का वर्गीकरण है या प्रकार का व्यक्तित्व है, या सीजॉइड स्वभाव है। जैसे ये साइक्लॉइड था, ये सीजॉइड है स्वभाव। और मनोवैज्ञानिक विकारों में एक विकार होता है मनोविदालता, उससे ये लोग ग्रसित हो सकते हैं, इसकी संभावना रहती है। तो
विदालता की संभावना, मनोविदालता की ऐसे लोगों में संभावना रहती है। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। पिकनिक टाइप, एस्थेनिक टाइप, छोटा कद, पतला शरीर, साइक्लॉइड, सिजॉइड, सारी चीजें क्लियर। तीसरे लोग, वो लोग जो वहां पर हट्टे कट्टे थे, स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे, वह यहां पर क्या कहलाएंगे? वो एथलेटिक कहलाएंगे। तो ये हमें एकदम क्लियर है, क्योंकि एथलेटिक से हम याद भी रख सकते हैं इस शब्द को, ठीक है। तो लिखिए एथलेटिक टाइप, स्वस्थ, सुडौल, मजबूत शरीर, ठीक है। स्वस्थ रहेंगे, सुडौल रहेंगे, शरीर एकदम तंदुरुस्त है, मजबूत है। एक इनके व्यवहार से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो आप याद रखिएगा। पहली बात तो क्योंकि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ हैं, तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व ना तो ज्यादा चंचल होता है, ना ही ज्यादा गंभीर, उत्साही, उत्साह, रोमांच से परिपूर्ण। और उत्साह भी ऐसा नहीं है, उत्साह का मतलब आप ऐसे मत समझ लेना कि जैसे ही अपने पिकनिक टाइप वाले जो लोग हैं बहुत ज्यादा उत्साही होते हैं, नहीं नहीं, एकदम पूरा बैलेंस वे में चीजें होती है। तो संतुलित स्वभाव होगा इनका। कैसा स्वभाव होगा? संतुलित स्वभाव। फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, इमोशनली फिट है। तो यहां पर ये चीजें हमने पिकनिक, एस्थेटिक, एथलेटिक के बारे में जान ली, ठीक है, सारी चीजें। अब एक नाम और आता है, वो आता है डाइप्लास्टिक का। उनको हम क्या कहते हैं? डाइप्लास्टिक। तो जो लोग इन तीनों में ही समाहित नहीं होते कैशमर के अनुसार, उनको डाइप्लास्टिक के अंतर्गत रख दिया जाता है। क्लियर रहेगा ये पॉइंट? तो ये लिख लीजिए यहां पर, डाइप्लास्टिक उपर्युक्त में से एक भी गुण नहीं, अपितु इनका मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। तो क्रैशमर, शेल्डन बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। विभिन्न परीक्षकों के सबसे फेवरेट टाइप थ्योरी के अंदर मनोवैज्ञानिक हैं शेल्डन और क्रैशमर। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन सीधा आ जाए कि कोई व्यक्ति पतला है, उसका वजन कम है, स्वभाव चिड़चिड़ा है, तो ये क्रैशमर के अनुसार कौन से वर्गीकरण को आएगा बताएगा? तो ये एस्थेटिक बताएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और इसी से जुड़े हुए प्रश्न आपके पूछे जाने की संभावना है। एस्थेनिक, माफ कीजिएगा, एस्थेटिक नहीं है, एस्थेनिक है, ठीक है। क्लियर है आपको? आइए अब आगे बढ़ते हैं और कार्ल युंग का वर्गीकरण जानने की कोशिश करते हैं। युंग, कार्ल युंग जो सिगमंड फ्राइड के विद्यार्थी भी थे, और कार्ल युंग ने, हम आगे पढ़ेंगे भी, व्यक्तित्व का जब मापन पढ़ेंगे तो उसमें कार्ल युंग के द्वारा 100 शब्दों की सूची उन्होंने तैयार करी, वो भी जानेंगे। बहरहाल यहां पर युंग को क्यों पढ़ रहे हैं हम? यहां पर युंग को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम अक्सर आम भाषा में दो शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक शब्द है इंट्रोवर्ट और दूसरा शब्द है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जिसको हम कहते हैं अंतर्मुखी, और एक्सट्रोवर्ट कौन सा होता है? बहिर्मुखी। ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी नाम से दो व्यक्तित्व हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति के, या व्यक्तित्व के ये दो प्रकार हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति के। इन व्यक्तित्वों के दो प्रकारों का दुनिया से साक्षात्कार जिस मनोवैज्ञानिक ने करवाया था वो थे कार्ल युंग।
कार्ल यूंग के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ज्यादा ये मनोवैज्ञानिक बात नहीं है। हम जब अंग्रेजी में कार्ल यूंग लिखते हैं तो जंग लिखते हैं, और कई बार हम हिंदी में इसको लिखते हैं युंग। तो कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसको कार्ल जंग पढ़ें या फिर इसको कार्ल युंग पढ़ें। तो मैं आपको एक बड़ी सरल सी बात बताता हूं कि हम जब ईसाई जो गुरु हुए हैं जिनको हम जीसस क्राइस्ट कहते हैं, तो जीसस क्राइस्ट को हम जे से जीसस कहते हैं, लेकिन जब हम हिंदी में उनको पढ़ते हैं तो हम उनका नाम यीशु पढ़ते हैं, जय को यह पढ़ते हैं। कार्ल युंग को जंग युंग, जो भी ये एक डिबेट है वो सिर्फ इसके उच्चारण की यही है कि जय और यह को किस प्रकार से अंग्रेजी से हिंदी में बोला गया है। बहरहाल ये हमारे डिबेट का हिस्सा नहीं है, परीक्षा में भी कभी नहीं पूछा जाएगा कि तुम युंग का वर्गीकरण पढ़ रहे हो कि जंग का, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनको अंग्रेजी में कार्ल जंग लिखते हैं, JUNG। क्यों लिखते हैं और क्यों इसका उच्चारण ऐसा है ये मैंने आपको बता दिया। आइए अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के आधार पर जो इन्होंने वर्गीकरण किया उसको समझते हैं। समझने में इतनी सी बात है कि अंतर्मुखी वो लोग होते हैं जो अपने मन के विचारों को अंदर रख लेंगे। अंतर मतलब अंदर, अपने मन के विचार बाहर किसी से साझा नहीं करेंगे। तो ये लोग मिलनसार नहीं होंगे, ज्यादा किसी से बात नहीं करेंगे, अपने भावों को अपने अंदर तक ही सीमित रख लेंगे। और बहिर्मुखी वो होंगे जो जी में आया अपने, जिसको अपन कहते हैं ना मुंहफट, अपनी बात को सामने वाले को उसी वक्त बोल देना कि यार मेरे को ये चीज है आपकी पसंद नहीं आ रही है, या मेरे ये भाव है, मेरे ये विचार है, मैंने आप तक पहुंचा दिए। तो बहिर्मुखी वो जो अंदर के भावों को बाहर ले जाए या बाहर प्रदर्शित कर दे, प्रकाशित कर दे। और अंतर्मुखी वो जो अंतर के भावों को अंदर ही रहने दे, बाहर आने ही ना दे। बस इसी के आधार पर यह पूरा वर्गीकरण है। आइए अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को हम कुछ पॉइंट्स के जरिए, एक तरह की एक टेबल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ तो मैं आपको अंतर्मुखी बताता हुआ चलूंगा, माफ कीजिएगा, एक तरफ बहिर्मुखी बताता हुआ चलूंगा। एक ही बात है, बहिर्मुखी अंतर्मुखी। जिसको हम कहते हैं क्या, एक्सट्रोवर्ट। और एक तरफ हम रखेंगे अंतर्मुखी को। अंतर्मुखी जिनको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है साथियों, आइए अब इनकी विशेषताओं को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बहिर्मुखी, वो जो बात मैंने आपको बोली थी एज इट इज उसी बात को समझेंगे कि ये लोग अपनी भावनाओं को आसानी से, ये लोग अपनी भावनाओं को आसानी से अभिव्यक्त कर देते हैं। जबकि अंतर्मुखी जो होते हैं वो अपनी भावनाओं को आसानी से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अपनी भावनाओं को आसानी से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अब जो अपनी भावनाओं को आसानी से अभिव्यक्त करेगा, इसी एक पॉइंट से हम सारे पॉइंट याद करने की कोशिश करेंगे। जो आसानी से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करेगा, क्या वो व्यक्ति चिंता मुक्त रहेगा? बिल्कुल साहब, उसको कोई चिंता नहीं होगी। और ये जो अपनी भावनाएं किसी से व्यक्त नहीं कर पा रहा है, वो मन ही मन कुढ़ता रहेगा, चिंता से ग्रसित रहेगा। तो ऐसे लोग चिंता से ग्रसित होते हैं। पहली बात तो चिंता से ग्रसित। बहिर्मुखी कौन से होंगे? ये खुद चिंता में नहीं रहते, दूसरों को चिंता में डाल देते हैं। तो चिंता से मुक्त, चिंता से मुक्त। क्लियर रहेगी ये दोनों बात आपको? आगे बढ़िए। ऐसे लोग देखिए सामाजिक होंगे,
खुश मिजाज होंगे, मिलनसार होंगे। ठीक है, सामाजिक हैं, खुश मिजाज हैं, मिलनसार हैं, आशावादी हैं, और यथार्थवादी हैं, प्रैक्टिकल हैं। ऐसे काम करेंगे जिनसे लोगों से प्रत्यक्ष जुड़ने का अनुभव हो। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि यार कोई कहता है कि यार आप एक काम क्यों नहीं करते, आप एक एक्टर क्यों नहीं बन जाते, या फिर आप राजनीति में क्यों नहीं उतर जाते। कई बार हम हमारे गांव पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत गंभीर हो, बहुत जिसकी इज्जत हो मार्केट में, तो हम क्या कहते हैं कि यार आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। तो उनका जवाब क्या होता है कि मैं राजनीति नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भाषण देना नहीं आता, मैं 4-5 लोगों से साथ जब बात करता हूं तो मैं घबरा जाता हूं। यानी अंतर्मुखी लोग ऐसे पेशे नहीं चुन सकते जिनमें लोगों से प्रत्यक्ष जुड़ने का काम हो। बहिर्मुखी लोग आशावादी होंगे, यथार्थवादी होंगे, और ऐसे पेशे चुनेंगे जिन पेशों में दूसरों से मिलने का काम हो। ठीक है, यह बात आप याद रखिएगा। तो यह सामाजिक है, खुशमिजाज हैं, मिलनसार हैं। जो हमारे अंतर्मुखी हैं वो कैसे होंगे, वो थोड़े शर्मीले स्वभाव के होंगे साहब। शर्मीले स्वभाव के। ये मिलनसार होते हैं, वो एकांत प्रिय होते हैं। अकेले रहना पसंद करते हैं, ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, ज्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, एकांत प्रिय हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि थोड़े कम सामाजिक होते हैं ये। ठीक है, देखिए एक ही पॉइंट है, उसी से हम सारे पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कारण कई बार इन्हें लगता है कि यार सब लोग बाहर चले गए, बाजार चले गए, मार्केट में चले गए, शादी में चले गए, ये अपने आप में थोड़े से निराश हो जाते हैं, चिंताग्रस्त पहले से ही हैं। तो अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि इनका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है। ठीक है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव होता है। स्वभाव कैसा है, चिड़चिड़ा स्वभाव है। तो यहां पर ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हमने जाने। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में हमने जो इतनी बातें पढ़ी, किसके बारे में, जो हमारे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी लोग थे। मुझे यह बताइए कि जीवन में अगर कोई संवेगात्मक द्वंद्व आ जाए, संवेगात्मक द्वंद्व समझते हो, कोई ऐसी विषय वस्तु, कोई ऐसी स्थिति जिसमें आपके सामने 2 विरोधाभासी प्रकृति हो और आपको 2 में से किसी एक का चुनाव करना हो, तो क्या बहिर्मुखी व्यक्ति द्वंद्व के प्रति प्रतिक्रिया कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे। और क्या अंतर्मुखी कर पाएंगे? नहीं। ऐसा एक क्वेश्चन भी आया हुआ है और एज इट इज उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं आपको लिखवा रहा हूं कि अंतर्मुखी व्यक्ति संवेगात्मक द्वंद्वों से पलायन कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो यहां पर लिखिए संवेगात्मक द्वंद्व से पलायन। ठीक है, और जो हमारे बहिर्मुखी लोग हैं ये क्या करेंगे, ये द्वंद्व व दबाव के प्रति क्या करेंगे भाई साहब, ये प्रतिक्रिया करेंगे, रिएक्ट करेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, नहीं गलत बात है भाई। बहुत से लोग आपने देखा हो स्कूल में, कॉलेजेस में, कई बार कोई चीज उन्हें समझ में नहीं आती, फीस बढ़ जाती है तो स्ट्राइक कर देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक छोटी सी बच्ची की वीडियो वायरल हुई थी, आपको देखा हो तो, कलेक्ट्रेट के बाहर वो प्रदर्शन कर रही थी, मध्य प्रदेश की शायद घटना है। पुलिस वालों ने जब कलेक्टर साहब से मिलने के लिए उनको मना किया तो बच्ची बड़ी दबंग होकर, बहिर्मुखी बच्ची थी, बोलती है कि साहब हमें बनाओ कलेक्टर, हम आदिवासी गांव के भले ही हैं, आपसे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन लोगों की परेशानियों को समझते हैं। कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो बच्ची ये बात बोल रही है, क्यों? क्योंकि वो दबाव के प्रति, द्वंद्व के प्रति प्रतिक्रिया करना जानती है, बहिर्मुखी प्रकृति की बच्ची है। बाकी कोई बच्ची होती, अंतर्मुखी प्रवृत्ति की होती तो है, पुलिस वाले कुछ कहते तो डर जाती, घबरा जाती, क्योंकि
चिंता मुक्त नहीं है, चिंता युक्त है, चिंतित रहती है, निराशावादी है, लेकिन वो बच्ची उस दबाव के प्रति प्रतिक्रिया करती है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे ख्याल से आप लोगों को समझाने के लिए। वर्तमान के दौर में आपने भी व्हाट्सएप पे उस वीडियो को जरूर देखा होगा कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी को आप किस तरह से समझ सकते हो। एक आध और पॉइंट है जो इनके बारे में जान सकते हैं, वो ये कि व्यवहारिक जीवन में कुशल वह अवसरवादी होते हैं। अब अवसरवादी का मतलब नेगेटिव नहीं है यहां पे कि मौकापरस्त टाइप के लोग होंगे। अवसरवादी का मतलब है कि अगर कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इनके जिंदगी में आती है तो ये घबराते नहीं है, उसका सामना करते हैं और उसको लेने की कोशिश करते हैं, उस चैलेंज को। ठीक है, अवसरवादी। वहीं इस प्रकार के जो लोग होंगे ये अध्ययनशील और मननशील होते हैं। चिंतन, अध्ययन, मनन। अब अगर कोई व्यक्ति बहिर्मुखी है तो मैंने जैसा आपको एक नेताजी वाला उदाहरण दिया था, वो किस प्रकार के पेशे को अपना सकता है, तो साहब वो व्यक्ति एक्टर बन सकता है, वो व्यक्ति राजनेता बन सकता है, खिलाड़ी बन सकता है, हाँ या ना। तो ऐसे व्यक्ति राजनेता, खिलाड़ी, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, इस प्रकार के व्यक्ति बन सकते हैं। जबकि अगर मैं अंतर्मुखी लोगों की बात करूं तो ऐसे लोग दार्शनिक बन सकते हैं, क्योंकि सोचेंगे। वैज्ञानिक बन सकते हैं, साहित्यकार बन सकते हैं। अक्सर कवि जो लोग हैं वो अक्सर ये तो कहते हैं कि मैं बोल नहीं पाता हूं इसलिए लिख देता हूं, कवि लोग अक्सर ये बात कहते हैं। तो साहित्यकार ऐसे लोग बन सकते हैं जो बहुत अंतर्मुखी होते हैं, अपने जज्बात को लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, साझा नहीं कर सकते। तो यहां पर युंग का वर्गीकरण हमने जानने की कोशिश करी, लेकिन युंग का वर्गीकरण एक बात को समझे बिना अधूरा है जानना, और वो ये जिसके बारे में कार्ल युंग के लिए लोगों ने एक बात कही, वो बात यह है साथियों कि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने यह माना कि जरूरी नहीं है कि कोई आदमी अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी हो। बिल्कुल नहीं है। कई बार लोगों में इनके दोनों के गुण देखने को मिल सकते हैं। जैसे अक्सर ऐसे देखा जाता है कि हम अपने माता पिता या परिवार में तो चुपचाप बैठे रहते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, और बाहर निकलते हैं यार दोस्तों के बीच में शेर बन जाते हैं, नार बन के घूमते कर चलो कूदो फांदो भागो। और घर वालों को लगता है कि हमारे घर में ये हमारा जो बच्चा है या हमारी जो बच्ची, इससे सीधा तो कोई है ही नहीं धरती पर। तो ऐसे में आप इस पॉइंट को याद रखिए कि लोगों में अंतर्मुखी प्रवृत्ति और बहिर्मुखी प्रवृत्ति दोनों का मिला जुला स्वरूप देखने को मिल सकता है, और ऐसे लोगों को आधुनिक मनोवैज्ञानिक नाम देते हैं एम्बीवर्ट, यानी कि उभयमुखी का। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, एम्बीवर्ट जिसमें अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों प्रवृत्तियां मौजूद हों। तो ये एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, उभयमुखी किसको कहते हैं? एम्बीवर्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके बारे में? कुछ व्यक्तियों में अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण परिलक्षित होते हैं।
इन्हें उभयमुखी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो का अगला पार्ट, वर्गीकरण का जो आगे का भाग है वो इसके आगे है। युंग के बाद हम फ्रीडमैन और रोजनमैन का वर्गीकरण समझेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। और फिर उसके बाद हम प्रॉपरली, जैसा हम हर वीडियो के लास्ट में रिवीजन करते हैं ना 5 मिनट में कि भाई हमने पूरा इस टॉपिक में क्या पढ़ा, उसको फिर हम उस वीडियो के एंड में, यानी इसके नेक्स्ट जो वीडियो है उसके एंड में जरूर देख लेंगे। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।